हेलो स्टूडेंट्स। एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था एक मॉक टेस्ट फिजिक्स का, जो कि अपकमिंग जो फिजिक्स का एग्जाम है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें मैंने डिस्कस किए थे 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक हो गया। तो जो इस बार का जो एग्जाम होगा पीजीटी फिजिक्स का, उसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक हो गया। तो हर और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स को कैरी करेगा और 1/4 निगेटिव भी होगा। ठीक है। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक है। तो आज फिर वही, फिर एक बार और, ठीक है, उन फिर एक बार और जो 100 क्वेश्चन है उसको फिर से आज डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो ये मॉक टेस्ट है। ठीक है। इससे आप अपनी प्रिपरेशन को क्या कर सकते हो, बूस्ट अप कर सकते हो। ठीक है। तो आप भी आपको भी क्या करना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहना है। ठीक है। जिससे आपको ये भी पता चल जाए कि हम हमारी तैयारी कितनी लेवल पर पहुंच गई है। ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करेंगे। ठीक हो गया। तो हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये काइनेमेटिक्स से है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से है। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज, हमको दे रखा है, देखो टाइम और डिस्टेंस का हमको रिलेशन दे रखा है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, एक्सेलरेशन पूछ रहा है हमसे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट आने चाहिए हमको, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो कॉन्सेप्ट क्या आना चाहिए, हमको फाइंड आउट क्या करना है, देखो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और हमको टाइम दिया है। ठीक है। तो देखो हम जानते क्या हैं, देखो ठीक है, वी नो दैट। ठीक हो गया। तो देखो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये देखो हम एक ये चीज जानते हैं कि अगर हम कहाँ खड़े हैं, एक्स टी में खड़े हैं। देखो पोजीशन टाइम में अगर हम यहाँ पर हैं, अगर पोजीशन टाइम से हमको क्या करना होता है, देखो वेलोसिटी टाइम अगर हमको रिलेशन निकालना होता है तो हम एक और बार क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक हो गया। और वेलोसिटी टाइम से अगर हमको एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक और बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये स्टेप आपको, ये काइनेमेटिक्स का बेसिक है। ठीक है। ये बार बार यूज होगा। पोजीशन टाइम से अगर वेलोसिटी निकालना है एक बार डिफरेंशिएट करो, और वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन जाना है फिर एक और बार डिफरेंशिएट करो। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको पोजीशन से एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, तो स्टेप फर्स्ट में मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा, देन स्टेप टू में हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम स्टेप फर्स्ट की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो स्टेप फर्स्ट हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप अगर हम चीजों को सीखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो हमको t इक्वल टू दे रखा है, t इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दिया है। ठीक है। क्योंकि अब देखो डी टी वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। तो फर्स्ट हम यहाँ से क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम डी टी को हम डी एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लेंगे। डी टी अपॉन डी एक्स करेंगे, इस टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 2ax प्लस बी आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है वो dx अपॉन dt होता है। ठीक है। तो जब हम इसका dx अपॉन dt करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/2ax प्लस बी बन जाने वाला है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आई है, बोलो, ये हमारे पास क्या आई है, ये वेलोसिटी आ गई है। ठीक है। अब हम यहाँ ये वाले स्टेप पर पहुंच गए। ठीक। अब हमारे पास टारगेट है ये वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, स्टेप टू को फॉलो करेंगे। ठीक है। अब स्टेप टू को हम अब फॉलो करेंगे। स्टेप टू क्या होता है देखो, और ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अगर हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट, पोजीशन का अगर फंक्शन होता है तो हम एक्सेलरेशन को dv बाई dt से नहीं फाइंड आउट करते हैं। तो जो एक्सेलरेशन होता है v dv बाई dx होता है। पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पर भी क्या आते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट पोजीशन। तो देन यू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन a इक्वल टू v dv बाई dx। ठीक हो गया।
तो जब हम अब देखो फाइंड आउट करो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, v हमने फाइंड आउट किया है कितना, 1/2ax प्लस बी, क्लियर। और dv बाई dx करना है, d अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है किसको। अब हम इसको ऐसा लिख दें 2ax प्लस बी की पावर -1 लिख दें, ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से तो लिख सकते ही हैं, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2ax प्लस बी आ जाएगा, क्लियर आ रहा है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम, -1 इसको डिफ्रेंशिएट करो कितना आ जाएगा, -1 बाहर आ जाएगा, और 2ax प्लस बी की पावर -1 -2 आ जाएगा। और जिसको x से कंसीडर करा है उसको भी हम क्या करेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये 2a आ जाएगा, क्लियर हो चुका है। तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको, -2a, -2a, और इसको -2 को डिनोमिनेटर में लेके जाओ, ये 2ax प्लस बी का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, क्लियर है। तो देखो ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया, ये एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो हम क्या जानते हैं, देखो वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, v इक्वल टू 1/2ax प्लस बी को हम v लिख रहे हैं, तो इसका मीन्स क्या आ जाएगा, अगर हम इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करें तो a इक्वल टू -2a, और ये 1/2ax प्लस बी को हम v लिख सकते हैं, तो इस v की पावर हम कितना लिख सकते हैं, v की पावर 3 है, तो वेलोसिटी का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास आ जाएगा, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू -2a v क्यूब आ जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन हमको ऑब्जर्व हो रहा है, एक्सेलरेशन इक्वल टू -2a v क्यूब, जो हमको ऑप्शन ऑब्जर्व हो रहा है, वो कौन से ऑप्शन में हमको, करेक्ट ऑप्शन में ऑब्जर्व हो रहा है, -2a v क्यूब, ठीक है, क्लियर हो चुका है। तो ये जो कि हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत देखो एग्जामिनर ने आपसे इसमें दो कॉन्सेप्ट पूछ लिए, एक तो जब वेलोसिटी स्पेस कोऑर्डिनेट पोजीशन का फंक्शन होता है तब एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, और एक ये पूछ लिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक्स का बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। सबको आ गया है, ठीक है, डन है, सबको क्लियर हो गया है तो बोलो, सबको क्लियर हो गया है तो क्लियर का सी टाइप कर दो, ठीक है। सबको क्लियर हो गया है तो क्लियर का सी टाइप कर देंगे, क्लियर। देखो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी काइनेमेटिक्स से ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम, हमको दे रखा है x इक्वल टू 2t प्लस 4t स्क्वायर और y इक्वल टू 5t दे रखा है, वेयर x इन मीटर, t सेकेंड, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। देखो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट को फिर से लिखना पड़ेगा। देखो हम अभी कहाँ पर xt हैं, xt से जब हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, vt में पहुंच जाएंगे, वेलोसिटी टाइम। और वेलोसिटी टाइम से अगर हम एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, एक्सेलरेशन टाइम। क्योंकि ये मोशन कैसा हो रहा है, प्लेन में मोशन हो रहा है, 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है, और हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम x डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसको लिख लेते हैं, x इक्वल टू 2t प्लस 4t स्क्वायर, ये तो x डायरेक्शन का हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ y डायरेक्शन का भी हम मोशन लिख ले रहे हैं, y इक्वल टू 5t लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, वेल xt फंक्शन में खड़ा हूँ, मुझे एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं वेलोसिटी में पहुंच जाऊंगा। तो देखो जब मैं vx निकाल रहा हूँ, vx का मतलब dv, vx का मीनिंग क्या हुआ, dv अपॉन dt। जब मैं इसको वेलोसिटी, जब फंक्शन ऑफ टाइम, जब टाइम के रिस्पेक्टिव में करूंगा तो x को, तो मुझे वेलोसिटी का x कंपोनेंट मिलेगा, जो कि कितना मिलेगा बताओ, 2t का 1 हो जाएगा और प्लस 8t हो जाएगा, क्लियर हो गया है। और अब मुझे तो एक्सेलरेशन निकालना है, एक और स्टेप में आगे बढ़ूंगा तो मुझे ax मिल जाएगा, ax से 2 का तो 0 हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा। ये मुझे एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट मिल गया है, क्लियर। अब देखो y कंपोनेंट के मोशन को हम डिस्कस करते हैं, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, vy कितनी हो जाएगी, dy बाई dt हो जाएगी। जब आप dy बाई dt करोगे तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट मिल जाएगा, जो कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो चुका है। ये वेलोसिटी आपने फाइंड आउट कर दी, पर हमको तो वेलोसिटी नहीं निकालनी है, हमको तो एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक्सेलरेशन 0 क्यों आएगा, बिकॉज वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, समझ पा रहे हो, बोलो, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अब हमको देखो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर डिस्कस करना है, बिकॉज यू ऑब्जर्व दैट जो एक्सेलरेशन है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है,
तो t इक्वल टू 5 सेकंड में भी एक्सेलरेशन कितना होगा, x कंपोनेंट 8 होगा और y कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हमको तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे, ए एक्स का आई कंपोनेंट प्लस ए वाई का जे कंपोनेंट। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 8 आई कैप प्लस 0 जे कैप। ठीक है, अब देखो ये तो वेक्टर फॉर्म में कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, वेक्टर के फॉर्म में भी पूछ लेता है, बट हमको तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो 64 का दैट मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका फिर से करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये क्लियर हो गया है तो बताओ। अगर यही चीज 2 डायमेंशन में आ रही तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ये चीज क्लियर हो गई तो क्लियर का सी टाइप कर देंगे। ठीक है, क्लियर का सी टाइप कर देंगे अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो। क्लियर क्लियर हो चुका है। नाउ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन है, ये भी काइनेमेटिक्स से ही है, प्रोजेक्टाइल से है। रेशियो ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ऑफ सेम मास, मास सेम है, देखो हमको मास सेम दिया है, 4:1 दे रखा है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय देम इज आल्सो 4:1। ठीक है, तो यहाँ पर हमको रेंज का रेशियो बताना है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी हमको लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर अगर हम यूज कर रहे हैं, तो एट किसी इंस्टेंट पर आप देखोगे जो इसका वाई, जो वेलोसिटी है हमारे पास यू एक्स, इसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम अब। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम सबसे पहले, उसका रेशियो हमको दे रखा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे सबसे पहले। देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह मैं यू कॉस थीटा लिखूंगा और यू पहले को u1 लिखूंगा, यू। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इसका मतलब u1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1। क्लियर, थीटा 1 अपॉन दूसरे प्रोजेक्टाइल को फेंका आपने, हाफ एम यू 2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2। तो यहां से ये रेशियो हमको कितना दे रखा है, ये क्वेश्चन में मेंशन है 4:1 दे रखा है हमको। ठीक है, तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, देखो मास सेम है, मास क्वेश्चन में सेम है कह रहा है, तो इसको कैंसिल हो जाएगा, हाफ भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, देखो u1 cos थीटा 1 अपॉन u2 cos थीटा 2 करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा, तो ये 2:1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम, ये हमने बहुत अच्छे से इसको क्या कर लिया है, जो इसकी लैंग्वेज है उसको हम समझ गए। तो हमको u1 cos थीटा 1 और u2 cos थीटा 2 हमको फाइंड आउट गिवन कितना आ गया, 2:1 आ गया। अब देखो, अब हमसे क्या बात कर रहा है, इसके बाद रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट कह रहा है। ठीक है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट कह रहा है, तो देखो मैक्सिमम हाइट का रेशियो भी कितना दिया है। अब देखो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है वो पता होनी चाहिए तुमको, उसका रेशियो भी हमको दे रखा है। क्या दे रखा है, मैक्सिमम हाइट होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, तो पहले वाले के लिए लिखोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन अपॉन 2g होता है, और जो 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, रेशियो में कैंसिल हो जाएगा और u2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, इक्वल टू, ये भी हमको कितना दे रखा है, 4:1 ही दिया है। क्लियर, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, u1 साइन थीटा 1, ठीक है, u1 साइन थीटा 1 अपॉन u2 साइन थीटा 2। ठीक है, u2 साइन थीटा 2 इक्वल टू, ये भी कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। यहां तक का सबको क्लियर है तो बताओ, यहां तक का सबको क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है, स्टेप 2। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में तो रेंज बन जाएगा, देखो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ जो हमारे पास जो रेंज आएगी u1 का स्क्वायर
साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर टू थीटा, ठीक है, अपॉन यू टू का स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, उसको हम रेशियो ऊपर से अब आप एक बार देख लेंगे उसको, ठीक है, क्लियर हो चुका है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, क्लियर, देखो सॉल्व करो एक बार, दोनों को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो हमको क्या मिलेगा, यू वन कॉस थीटा वन अपॉन और यू टू कॉस थीटा टू मिल जाएगा, इनटू हम करेंगे यू वन साइन थीटा वन अपॉन यू टू साइन थीटा टू, इक्वल टू क्या बन जाएगा, टू टू जा फोर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा यू वन स्क्वायर, ठीक है, ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा यू वन स्क्वायर, और ये कॉस थीटा और साइन थीटा, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ आप टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करो, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा बताओ, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करोगे ना, तो ये हमारे पास रेंज बन जाएगी, राइट साइड में क्या बन जाएगी, ये राइट साइड में क्या बन जाएगी बताओ, ये हमारे पास रेंज बन जाएगी। तो देखो हम सीधे सीधे लिख देते हैं आर वन अपॉन आर टू, आर वन अपॉन आर टू, जो आंसर तो हमारे पास आ ही गया है 4:1, क्लियर हो रहा है। क्योंकि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार देख लो, मैं लिख देता हूँ, रेंज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ठीक है, ये होता है रेंज का फॉर्मूला। आप इसको क्या करेंगे, टू से ये देखो यहाँ टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करना, ये रेंज बन जाएगा, यहाँ से यू वन, यहाँ से यू वन साइन स्क्वायर टू थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो आर वन और आर टू हो जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास यहाँ अभी कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी समझनी है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी समझनी है, और जैसा जैसा हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसी को हमने आगे को बढ़ाते जाना है, ठीक है, तो हम करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है, सबको आया, सबको आया तो बताओ, क्लियर है तो बताओ, सबको आ गया, ठीक है, डन, सबको क्लियर है क्वेश्चन, तो सबको क्लियर है तो क्लियर का सी टाइप कर देंगे, ठीक है, क्लियर का सी टाइप कर दो अगर ये क्वेश्चन सबको क्लियर है तो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्टाइल से एक दो क्वेश्चन हर बार आ रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोजेक्टाइल से ही है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोजेक्टाइल से ही है, टू प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से आपने उनको थ्रो किया है, और एंगल देखो अलग अलग है, और एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो एक चीज याद रखो, जो रेशियो ऑफ रेंज होता है हमेशा वन आता है, और ये एंगल कहाँ से ड्रॉप किया है ये पढ़ना बहुत जरूरी है, हॉरिजेंटल से, और उनकी हाइट सेम, दोनों ने सेम हाइट अटेन करी है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हाइट सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के हाइट को सेम यूज कर लेंगे। देखो थीटा वन मेरे को यहाँ 60 दे रखा है, और थीटा टू हमको 30 दे रखा है, और हाइट सेम है कह रहा है, दोनों हाइट सेम एक्वायर कर रहा है। तो मैं हाइट का फॉर्मूला लिख लूं, बताओ, यू वन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन अपॉन कितना होता है बताओ, टू जी होता है, होगा कि नहीं होगा बताओ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू यू टू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू अपॉन ये भी टू जी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ से क्या करोगे बोलो, यहाँ से वैल्यूज को फाइंड आउट कर लो, यू वन और यू टू तो हमको फाइंड आउट ही करना है, यू वन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन 60 कितना होता है, रूट थ्री बाई टू हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू टू का स्क्वायर और साइन स्क्वायर 30 कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो यू वन और यू टू की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यू वन और यू टू की वैल्यू निकालोगे तो ये यू वन का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर, ये 3 बाई, ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, इक्वल टू यू टू का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, ये साइन स्क्वायर 60, यहाँ पर 60 लिखेंगे, देखो एक यहाँ पर एक स्टेप क्या हो रहा है, मिस हो रहा है, यहाँ हमने सीधे वैल्यू रख दी है, ठीक है, साइन स्क्वायर 60 लिख दो यहाँ, इतना तो आ जाएगा वैसे आप लोगों को, क्लियर है, आ रहा है बताओ। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझनी है, लैंग्वेज समझोगे तो बात बन जाने वाली है, ठीक है। लैंग्वेज अगर हम समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है तो आधा तो ऐसी हो जाता है, और जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत मत निकालना। ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा, और ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री और फोर आ जाएगा,
और ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, u1 तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो u1/u2 कितना आ जाएगा, ये कैंसिल कर दो। ठीक है, u1/u2 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये √3, ये कितना आ जाएगा, u1/u2 करोगे ना तो ये 1 अपॉन ये √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/√3 कौन सा ऑप्शन है, देखो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसको स्टेप बाय स्टेप देखो आप। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, सबको आया है तो बताओ। ठीक है, ओके, सबको क्लियर है तो क्लियर का सी टाइप कर देंगे। सबको क्लियर है तो क्लियर का सी टाइप कर दो। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखो, वेक्टर अलजेब्रा से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द एंगल, एंगल तो हमेशा आता है, क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन आता है। द एंगल बिटवीन जेड एक्सिस बोल रहा है, पर देखो ठीक है ना, और तुमको इस वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ, सपोज दैट देखो मैं ए वेक्टर ले लेता हूँ, जेड वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप हो जाएगा, और बी वेक्टर हमको क्या दिया है बताओ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप दिया है। ठीक है, अब वेक्टर का फॉर्मूला आपको बताया, दो एंगल के बीच में ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी हो जाएगा। तो ए डॉट बी क्या आएगा बताओ, के का के ही साथ होगा, बाकी तो सब जीरो हो जाएंगे, ये √2 आ जाएगा। और जब आप ए का मॉडुलस करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतना, और ये तो हमारे पास 1 का मॉडुलस हो जाएगा, और यहाँ इसका सिर्फ 1 का मॉडुलस हो जाएगा। इतना क्लियर है तो बताओ। अब यहाँ देखो, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास √2 आ जाएगा, ये 1 1 2 और 4 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 का अंडर रूट आ जाएगा, ये √2/2 आ जाएगा। दैट मीन्स कितना आ जाएगा बताओ, √2/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 क्या है, cos थीटा इक्वल टू 1/√2 आ गया। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/√2 कहाँ पर होता है बताओ, आंसर करो 45। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos 45 1/√2 होता है, तो देखो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सबको आया हो तो बताओ। सबको क्लियर है तो क्लियर का सी टाइप कर दो। क्लियर है, बोलो आगे बढ़े, यस, अगर आगे बढ़े तो यस, आगे बढ़े तो यस टाइप करो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेक्टर अलजेब्रा ऐसा ही है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है, व्हाट इज द प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट भी बोलते हैं हम इसको। तो देखो अब हमसे क्या कह रहा है, कंपोनेंट प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो देखो इसका क्या होता है, मैंने सिखाया था तुमको ये प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट ऑन बी। तो अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये हो गया हमारे पास, ये बी हो गया और ये ए हो गया। ठीक है, और ये एंगल थीटा हो गया। तो देखो ए का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा बोलो, ए कॉस थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, तो हमको यही ए कॉस थीटा निकालना है। जब हम ए कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए डॉट बी अपॉन बी आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने समझाया था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये कितना होगा बताओ, ये होता है हमारे पास, इसको सॉल्व करके कितना आता है, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, न्यूमरेटर में तो हमेशा ए डॉट बी आएगा, पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ऑन, जिसके ऊपर निकालना होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो देखो जब आप ए डॉट बी करोगे, ए डॉट बी करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ए डॉट बी करोगे ना, ए डॉट बी करोगे तो ये तो 3 आ जाएगा, और जब इन दोनों का अगर आप मॉडुलस लोगे तो ये आ जाएगा √26 आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर बी आ जाएगा रूट, सॉरी 3/√26। डन है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है। क्लियर हो चुका है, सबको आ रहा है बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल का ही है। अब क्या कह रहा है, फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट 45 डिग्री, क्या कह रहा है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को क्या करा, हॉरिजेंटल से हमने 45 पर इसे फेंक दिया। ठीक है, ये u इसकी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल से हमने इसको क्या करा, 45 डिग्री पर हमने इसको क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। तो मैक्सिमम हाइट ये है, देखो मैक्सिमम हाइट, इसी को तो हम मैक्सिमम हाइट बोलेंगे।
और हॉरिजेंटल रेंज ये आर मैक्स हो जाएगी हॉरिजेंटल रेंज। तो हमेशा याद रखेंगे 45 पर रेंज मैक्सिमम होती है। तो रेंज का फॉर्मूला बताओ, आर इक्वल टू क्या होता है, हम क्या जानते हैं, आर इक्वल टू हम जानते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा साइन, ठीक है, साइन यू स्क्वायर साइन टू थीटा होता है। क्या होता है बताओ, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, ठीक है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन कितना होता है हमारे पास, जी होता है। अब हमको क्या करना है, थीटा इक्वल टू 45 में जो मैक्सिमम रेंज होती है तब हमको रेंज बतानी है। तो तब उस थीटा इक्वल टू 45 में रेंज कितनी आ जाएगी बोलो, साइन 90 साइन 91 हो जाएगा। तो ये यू स्क्वायर बाय किया, ये यू स्क्वायर बाय जी आ जाएगी। क्लियर है, ये कब है बताओ, थीटा इक्वल टू 45 पर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम हाइट भी कह रहा है, हमें हाइट भी निकालनी है 45 पर। तो जो हाइट का फॉर्मूला होता है मैंने अभी बताया था, एच इक्वल टू कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होता है, टू जी होता है। अब हमें हाइट भी 45 पे ही निकालनी है, ठीक है, हाइट भी हमसे कह रहा है 45 पे ही निकालो। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 45 वन अपॉन रूट टू। तो वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर करोगे तो ये टू आ जाएगा, और टू जी पहले से है, ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाय फोर जी आ जाएगा। ठीक है, ये हाइट कितनी आ गई बताओ, यू स्क्वायर बाय फोर जी आ गई। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लो, ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करो और इसको सेकंड करो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या पता चल रहा है बताओ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या पता चल रहा है, हम हाइट को क्या लिख सकते हैं बताओ, यू स्क्वायर बाई जी। यू स्क्वायर बाई जी को मैं आर लिख सकता हूँ, देखो ये है यू स्क्वायर बाई जी, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, आर। तो आर अपॉन कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, ठीक है, आर अपॉन फोर। और हमको रेंज के टर्म्स में निकालना है, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो रेंज होती है फोर टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ पर क्या आ चुका है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, आर इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ एच आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में प्रेजेंट है। क्या क्लियर है बताओ, क्या सबको आ रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास ये दो आइडेंटिकल का मतलब उनका रेडियस सेम होता है, रेडियस सेम होता है, आइडेंटिकल का मतलब, और उनका चार्ज भी सेम है कह रहा है। तो इसका चार्ज क्यू हो गया और इसका क्यू चार्ज हो गया, ये आर इनकी डिस्टेंस है, ठीक है। तो उस समय फोर्स एफ है कह रहा है, तो कूलाम से लॉ लगाओगे तो एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो शुरू की कहानी है। इसके बाद क्या कह रहा है, इफ 50% ऑफ चार्ज वन स्फीयर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम टू द अनदर देन न्यू फोर्स बताओ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ये कह रहा है कि जब आपने 50% चार्ज को ट्रांसफर कर दिया, तो देखो अब सिचुएशन क्या बन गई होगी, सिचुएशन क्या बन जाएगी बताओ, ठीक है, आंसर करो कितना आएगा। तो 50% मतलब क्या होगा कि सपोज दैट मेरे पास यहाँ तो क्यू था, जब आप 50% यहाँ से यहाँ चार्ज करोगे, 50% मतलब मीन्स क्या हुआ देखो, क्यू बाई टू, ठीक है, क्यू का 50% 50/100 1/2। तो यहाँ देखो, यहाँ से चार्ज क्या कर रहा है, यहाँ से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर हो रहा होगा तो बॉडी में क्या हो जाएगा, चार्ज की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, क्यू बाई टू होगा। और यहाँ तो चार्ज क्या, यहाँ से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पहले क्यू था और यहाँ से कितना आ रहा है, क्यू बाई टू आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो न्यू चार्जेस क्या क्या आ गए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यू अब यहाँ देखो, यहाँ तो आएगा देखो टू क्यू माइनस क्यू क्यू बाई टू, और यहाँ टू क्यू और क्यू थ्री क्यू बाई टू आ जाएगा। अब इस केस में आप फोर्स निकाल के दिखाओ, इस केस में पूछ रहा है तुमसे एफ डैश इक्वल टू के क्यू वन की जगह आप लिखोगे क्यू बाई टू, और क्यू टू की जगह लिखोगे थ्री क्यू बाई टू। अपॉन डिस्टेंस के बारे में हमसे कुछ नहीं कह रहा है, तो हम आर ही लेके चलेंगे। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/4 के क्यू 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 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो क्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये एफ है, ये क्या है बोलो, ये है एफ। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, जो जो नया फोर्स हमारे पास होगा एफ डैश, ये 3/4 किसका होगा, इनिशियल का होगा। एफ का क्या होगा, जब तुम 50% चार्ज ट्रांसफर करोगे
तो क्या हो जाएगा, जो न्यू फोर्स होगा 3/4 रह जाएगा इनिशियल फोर्स का। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, देखो 3/4। तो 3/4 क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 में प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है, आ रहा है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ हॉलो। देखो हॉलो हो के तुम, जब भी तुमसे हॉलो कहेगा तो खुश हो जाना है। खुश का मतलब, हॉलो का मतलब क्या होता है, खाली, अंदर से खोखला, प्लास्टिक की बॉल। ठीक है, ये एक मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर हो गया। और ये चार्ज, और इसको हमने चार्ज किया है। हॉलो का मतलब क्या होता है, हॉलो स्फीयर मीन्स यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल द चार्ज, जो भी चार्ज होता है लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, जब हमने इसको चार्ज किया तो इसका पोटेंशियल हमको दे रखा है 10 वोल्ट हो गया कह रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। हमेशा याद रखना कि ये क्या है, हॉलो स्फीयर है। ठीक है, ये क्या है, हॉलो स्फीयर है। अगर ये हॉलो स्फीयर होगा तो जब आप इसको गॉस लॉ से सॉल्व करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आता है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इक्वल टू आएगा 1/एप्सिलॉन नॉट ऑफ क्यू। क्योंकि जो इनसाइड, क्योंकि ये हॉलो है, हॉलो तो होगा तो सरफेस में चार्ज होगा, अंदर तो चार्ज जीरो होगा, ये तो जीरो के इक्वल हो गया। तो यहाँ से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ पा रहे हो। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा बोलो, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बोलो। इसका आंसर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पर जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पर जीरो। क्लियर है, बोलो सब क्लियर है। अगर समझ में आ रहा है तो क्लियर का सी टाइप कर दो। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्टैटिक का। एक और देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, फोर चार्जेस है। फोर चार्जेस क्या है, एक क्यूब के वर्टेक्स पर क्या है, इस तरीके से ये सिचुएटेड है। फोर चार्ज क्या क्या है, एक देखो प्लस क्यू है, और दूसरा क्या है, माइनस क्यू है, और ये भी प्लस क्यू है, और यहाँ पर भी हमने क्या रखा है, माइनस क्यू रखा है। ठीक है, क्लियर। और साइड कुछ नहीं दिया है तो हम ए सपोज कर लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। देन एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर पर क्या होने वाला है, स्क्वायर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है ना, स्क्वायर के हमसे क्या पूछ रहा है, क्या रिलेशन होगा पूछ रहा है, कि दोनों इस तरीके से हमको कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होगा, अगर मुझे सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। तो देखो इस ये जो प्लस क्यू है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसी होगी, और ये क्यू है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरीके से होगी। क्लियर हो चुका है। और हमारे, और ये देखो दोनों निगेटिव हैं, तो अगर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होती है और निगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होती है। तो ये दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे होगी, और ये जो प्लस चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यू विल ऑब्जर्व दैट, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो डायरेक्शन है इक्वल और अपोजिट है। तो सेंटर पर क्या आ जाएगा बताओ, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, इक्वल और अपोजिट है। अब पोटेंशियल, पोटेंशियल हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी होती है। तो v इक्वल टू क्या करोगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 कर दोगे। और v कितना होता है हमको पता है, ये होता है k क्यू बाई कितना होता है, r होता है। r की जगह तुम a लिख दोगे, क्योंकि तो यू देखो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, दो प्लस है दो माइनस है, तो पोटेंशियल एट सेंटर वो भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एट सेंटर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। हमेशा याद रखना है पोटेंशियल में जो चार्ज है ना, इसको हमने विथ साइन लेना है, इसको हमेशा चार्ज विथ साइन लेना है। आपने इस चार्ज को हमेशा साइन के साथ देना, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम डायरेक्शन बता देते हैं वहां। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है तो बताओ, क्लियर का सी टाइप कर देंगे सब, सब लोग क्लियर का सी टाइप कर देंगे। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है,
व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड ए इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज एट इट्स कॉर्नर। ये भी मैंने डिस्कस किया था एग्जाम वॉरियर चैनल पर ही, मैंने एक क्यूब प्रॉब्लम मैंने बताया है। और इस क्यूब प्रॉब्लम को, इस वीडियो को अगर जिसने नहीं देखा होगा तो पक्का देख लेना एक बार, ठीक है। क्यूब प्रॉब्लम करके उसमें मैंने बताया अगर क्यूब सेंटर में होगा तो क्या होगा, फेसेस में होगा तो क्या होगा, कॉर्नर्स पर होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये है, यहाँ पर अगर हमारे पास क्यू है तो मैंने, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बताया था, एक ढक दे मेथड बताया था। ढक दे मेथड को मैंने बताया था, सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, चार्ज को इंक्लूज करना पड़ेगा। तो इस चार्ज को इंक्लूज करने के लिए मुझे 7 क्यूब और लगाने होंगे। तो जो एक क्यूब से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, बोलो 1/ε0, ठीक है, बाय क्यू बाय ε0 पास होगा, ठीक हो गया। तो 8 से कितना फ्लक्स पास होगा, 1/ε0 ऑफ क्यू। एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8/ε0/q, ठीक है, व्हेन चार्ज इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स। तो एक बार पक्का देख लेंगे इस वीडियो को, ठीक है, यहाँ से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो 11th का आंसर डी, AQ/8/ε0 होगा। क्लियर है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गॉस लॉ से हर बार कुछ ना कुछ आते रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, द फिनोमिना ऑफ द एनर्जी इन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस। देखो वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, देखो वेव ऑप्टिक्स में जो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस में देखो क्या होता है हमारे पास, जनरली इंटरफेरेंस क्या होता है, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। कहीं पर हमको इंटेंसिटी, कहीं पे हमको इंटेंसिटी क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है, ठीक है, कहीं पे ग्रेटर मिलती है, तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, ठीक है। कहीं पे हमको इंटेंसिटी ज्यादा मिलती है तो हमको वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। क्लियर हो रहा है। और कहीं पर जो इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है, इंटेंसिटी अगर हमारे पास क्या होती है, कम होती है, ठीक है, इंटेंसिटी अगर हमारे पास कम होती है तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, वहां पर क्या बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, ठीक है। तो इसमें जो इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इंटरफेरेंस में क्या होगा, एनर्जी तो कंजर्व रहती है, एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, बट एनर्जी क्या रहती है, रिडिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। एनर्जी कैसी होगी, रिडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत रिपीट होते रहता है, तो इसको ऐसे समझ लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत फेमस प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा फेमस प्रॉब्लम है। थ्री चार्जेस -q+-q1 प्लस q2 एंड q3 आर प्लेस्ड एट शोन इन फिगर। द एक्स कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा है, हमसे किसके बारे में बात कर रहा है, एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है, फोर्स ऑन -q की बात कर रहा है। एक्स कंपोनेंट बताओ -q पर क्या होने वाला है, किसके प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, उसके लिए देखो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए उसको भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए देखो, जैसे कि हमको यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन यहाँ गिवन है, ठीक, ये है हमारे पास इस तरीके से, ये हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, ये +q2 है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू -q1 है, और ये हमको y एक्सिस दे रखी है, और हमको यहाँ पर किसी एक एंगल पर क्या रखा हुआ है, एक ये चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज को हमने क्या दिया है, -q3 क्वेश्चन में गिवन है। और ये डिस्टेंस क्या दे रखी है, ये डिस्टेंस a दे रखी है, और ये डिस्टेंस b दे रखी है, और ये एंगल दे रखा है, देखो ये एंगल थीटा दे रखा है। अब हमको ये बोलना है कि जो Q Q1 पर फोर्स लगाना है, Q1 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, इसके बारे में हमको बताना है कि फोर्स Q1 पर कौन कौन लगाएगा और किसके प्रोपोर्शनल होगा। ये हमको पूछा गया है क्वेश्चन में। देखो अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, Q1 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए, देखो Q3 भी लगाएगा और Q2 भी क्या करेगा, Q1 पर फोर्स लगाएगा। अब मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर लेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने इस तरीके से हम ऐसे आगे प्रोसीड किया। देखो Q3 और Q1 दोनों क्या है, दोनों क्या है हमारे पास, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो इनमें जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। रिपल्सिव नेचर का होगा कि नहीं होगा,
ये हो गया हमारे पास। तो अब ये देखो इन दोनों के बीच का अगर ये वाला एंगल है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। डन, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट। अब देखो हम क्या करेंगे, ये क्या है बताओ, ये फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री है। अब हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे। देखो एक तो वाई डायरेक्शन में कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, एफ वन थ्री, और एंगल के साथ वाला कॉस हो जाएगा। और इसी का देखो एक ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में, जो कि हमको रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में पूछा गया है। ये क्या हो जाएगा बताओ, एफ वन थ्री, ठीक है, एफ वन थ्री, ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको तो फोर्स से फाइंड आउट करना है, तो हमको वाई वाले से तो कोई वाई वाले से तो हमें सिर्फ फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है उसको हमने देखना है। वो क्या होगा, वो किसके प्रोपोर्शनलिटी होगा, क्या होगा बोलो, फोर्स, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू प्लस फोर्स फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, और कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट देखना है बस। ठीक है, तो हम यहाँ से जो फोर्स का जो प्रोपोर्शनलिटी है हम बहुत आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। फोर्स ऑन एक्स किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो F12 की वैल्यू निकालोगे तो K Q1 Q2, माइनस साइन नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्शन बता दूंगा। और देखो 1 2, और 1 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये है B, तो B का स्क्वायर लिख दोगे। अब प्लस F13 निकालो, K Q1 Q3 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस A स्क्वायर, A हो जाएगा A का स्क्वायर, और साइन थीटा। क्लियर। तो अब यहां से देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन क्या क्या आ रहा है, एफ एक्स, जो एक्स डायरेक्शन में जो हमारे पास फोर्स है, ठीक है, जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, देखो कौन सा ऑप्शन, आंसर करो फटाफट, फट जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करेंगे, आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सब लोग आंसर करेंगे। तो देखो अब एफ एक्स से क्या आ जाएगा बताओ, एफ एक्स से प्रोपोर्शनलिटी क्या आ जाएगी, के को भी हम कॉमन ले लेते हैं, और Q1 भी सब में आ रहा है तो Q1 को भी कॉमन ले लेते हैं, अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा Q2 बाई बी स्क्वायर, क्लियर, और यहाँ आ जाएगा Q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि हमको तो सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी ही बतानी है, तो हमको सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल में है बता, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल में हो गया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताओ, फोर्स का, इससे तो हमें प्रोपोर्शनलिटी है Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस Q3 बाई ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। देखो कॉस वाला तुम वैसे ही क्या कर सकते हो, कॉस वाले तो वैसे ही क्या हो जाएंगे, ये कॉस वाले तो, कॉस वाले को तो तुम जब कंपोनेंट करोगे ये दो तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट है, और हमसे फोर्स क्या पूछ रहा है, एक्स एक्सिस वाले पूछ रहा है। अब उसमें भी प्लस होगा कि माइनस होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो प्लस होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, डन, डन बोलो, अगर डन है तो डन का डी टाइप कर दो, अगर डन है तो डन का डी टाइप कर देंगे। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इफ द पोटेंशियल किसी भी रीजन में, पोटेंशियल क्या है, एक्स और वाई जेड का फंक्शन है, तो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, पॉइंट तुमको गिवन है। तो यहाँ पर हमको देखो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता है कि हम क्या जानते हैं, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एक्स कंपोनेंट जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट होगा माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो देखो ई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, सीधे कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, आप लोग भी आंसर करो इसका, जल्दी से जल्दी आंसर करो, ठीक है, किसका आंसर पहले आता है, ठीक है, किसका आंसर पहले आता है, तो देखो माइनस, अब देखो डीवी बाई डी एक्स, इस v को आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो आ जाएगा 6y आ जाएगा, y का 0 हो जाएगा, बस 6y ही आएगा, है ना, तो 6y तो आ जाएगा हमारे पास। और हमसे कहां पर पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, हमको पॉइंट दे रखे हैं, बोलो पॉइंट क्या दे रखा है, 1,1,0, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ x वाला है, तो ये माइनस कितना आ जाएगा, 6 न्यूटन पर 6 न्यूटन पर कूलम आ गया एक्स कंपोनेंट। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका y कंपोनेंट निकालो,
y कंपोनेंट क्या होगा, माइनस डी वी बाई डी वाई हो जाएगा। तो y के रिस्पेक्ट माइनस, ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ, जल्दी से आंसर करो कि कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। ठीक है, अब देखो ई वाई, ई वाई कितना आ जाएगा, माइनस y के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस 6x आ जाएगा, 6x आएगा, और ये आ जाएगा -1 आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, 2z आ जाएगा। क्लियर है। अब हमको फाइंड आउट कहाँ करना है बताओ, हमको फाइंड आउट कहाँ करना है, 1,1,0, 1,1,0 में करना है। तो देखो -6 इंटू 1 6, -1, और z तो 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ, 6 -1 5, तो ये आ जाएगा -5 आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। इसका y कंपोनेंट आ गया। ये y कंपोनेंट कितना आ गया, ये देखो, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी वेरी कर रहा है, y में भी वेरी कर रहा है, z में भी वेरी कर रहा है, तो आपको एग्जामिनर ने यहाँ तीनों कंपोनेंट में मेहनत बहुत ज्यादा करा दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में कैसे कर रहा है, माइनस डी वी बाई डी जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट बता दो, माइनस, माइनस तो ऐसे रहेगा, dv बाई डी जेड करोगे तो कितना आ जाएगा, पहला तो जीरो हो जाएगा, दूसरा भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा, 2y आ जाएगा, तो ई जेड हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 × 1, 2 × 1, ये आ जाएगा 2, -2 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। ये देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का ई एक्स और ई वाई और ई जेड कंपोनेंट निकाल लिया, और ये हमसे वेक्टर में पूछ रहा है। देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई एक्स का आई कैप प्लस ई वाई का जे कैप प्लस ई जेड का, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्लियर है। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे। अब देखो ई का वेक्टर माइनस में सबसे कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा बताओ, 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप और न्यूटन पर कूलम, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। बड़ा बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताओ, माइनस कॉमन लेके 6 आई कैप प्लस 5j प्लस 2 की, 6 आई कैप C1, 6 आई कैप प्लस 5j प्लस 2 की। क्या तुम लोगों का भी सी आ रहा है, 6 आई कैप प्लस 5j प्लस 2 की। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, तो ये तो तुमसे क्या पूछ रहा है बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में पूछ रहा है, बट कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, सब लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में, अभी तो तुमको वेक्टर के फॉर्म में दिया है, बट कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालोगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, सब लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। देखो दोनों तरीके से तैयार रहना है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर, तो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बता दो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। अ चार्ज कैपिटल क्यू इनक्लोज बाय अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस। ठीक हो गया, हमसे ये कह रहा है कि ये क्या है, ये है, इसने कैपिटल क्यू को क्या कर रखा है, इसकी रेडियस आर, क्यू को इसने इंक्लोज कर रखा है। अब आपने इसकी रेडियस डबल कर दी। ठीक है, अब आपने इसकी रेडियस को डबल कर दी, देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमेशा याद रखना है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कभी भी क्या करता है, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। सरफेस कैसा भी होना चाहिए पर क्लोज्ड होना चाहिए। जो फ्लक्स होगा हमेशा उतना ही पास करेगा, चाहे तुम रेडियस को दुगना करो, तिगुना करो, कितना ही टाइम से करो। जो फ्लक्स होता है वो शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन दैट द सरफेस इज क्लोज्ड होना चाहिए, इज क्लोज्ड इन शेप होना चाहिए, व्हाटएवर बी द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सरफेस। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रिमेन्स सेम हो जाएगा। तो इसको बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो चुका है, तो इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल। हमारे पास क्या है, और इनकी लीनियर डेंसिटी दे रखी है। देखो ये हमारे पास क्या है, ये दो इनफाइनाइट है, ये क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइटली हमारे पास क्या है, ये है।
इसकी है λ1 और इसकी क्या दे रखी है λ2 दे रखा है। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है इनफाइनाइट है, पैरेलल वायर से है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है, वो डिस्टेंस कितनी है r है कह रहा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है फिर, द फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिज्म में भी पढ़ा था ना इसी तरीके का। तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आती है ना, वो आती है के λ1 λ2, प्रूव करा रखा है मैंने, ये कितना आता है 2k λ1 λ2 बाय r। ठीक है, क्या आती है बताओ, 2k λ1 λ2 बाय r। आर स्क्वायर मत लिखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट कितनी आती है, क्योंकि यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर कितनी आती है, वो 2k लैम्डा बाय r आती है। फिर हम फोर्स से निकाल लेंगे F इक्वल टू क्यू ई से। तो क्या करेक्ट आंसर, आर स्क्वायर मत लिखना, आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और हमसे फोर्स पूछ रहा है। ठीक, फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, क्यू ई करेंगे। क्लियर हो चुका है। तो यहाँ जो हमारे पास ये आर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर आती है। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से जो एफ अपॉन एल की वैल्यू आ जाएगी 2k λ1 λ2 बाय आर, स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 2k λ1 λ2 बाय आर। ठीक है, 2k λ1 λ2 बाय आर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में सिचुएटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ स्फीयर इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक स्फीयर है, उसने क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या कर रखा है, इनक्लोज कर रखा है अपने अंदर, विच चार्जेस, ये है -3 इंटू 10⁻⁻6 और ये क्या है +3 इंटू 10⁻⁻6। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अगर देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसके टोटल चार्ज इनसाइड देखोगे तो जीरो आएगा। अगर चार्ज जीरो आ रहा है तो 1/ε0 1/ε0 ऑफ क्यू करोगे तो कितना आएगा, क्योंकि चार्ज तो अपोजिट है, चार्ज इक्वल और अपोजिट है, तो टोटल चार्ज तो जीरो आ जाएगा। उसकी वजह से क्या आ जाएगा हमारे पास 1/ε0, ये क्यू, ये चार्ज जीरो होने से क्या आ जाएगा, फ्लक्स भी जीरो आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट आप बहुत सारे लोग क्यू इंटू 12 करके आंसर निकाल रहे होंगे, तो वहां से भी ऑप्शन आ रहा होता है, पर जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि डायपोल है, चाहे तुम एक डायपोल रखो चाहे एन डायपोल रखो, चार्ज हमेशा जीरो हो जाएगा। चार्ज जीरो होने से फ्लक्स हमेशा क्या हो जाएगा, फ्लक्स हमेशा जीरो हो जाएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू चार्जेस आर प्लेस एज सोन इन फिगर, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज। आप थर्ड चार्ज को कहां पर प्लेस करेंगे, सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। तो मैंने बताया था कि व्हेन, मैंने क्या बताया था बताओ, जब मैं पढ़ा रहा था, व्हेन टू चार्जेस आर इक्वल नेचर देन द थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर। ठीक है, बिटवीन द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, हमेशा याद रखोगे। सेंटर पर अगर दो, अगर हमारे पास टू इक्वल चार्ज हैं, टू इक्वल चार्ज हैं और वो लाइक नेचर के हैं, तो हम थर्ड चार्ज को कहां पर रखेंगे, सेंटर पर रखेंगे। क्लियर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर। सपोज ये स्मॉल चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर है, ये वाली डिस्टेंस आर माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करने से आप देखो, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल और अपोजिट होते हैं, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो देखो आप इस x, इस ये x कहाँ से है बताओ, ये x है फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम कहाँ से, ये x कहाँ से है, स्मॉलर चार्ज। तो यहाँ से जो हमारे पास आता है 1 R1 प्लस Q2/Q1 आता है। Q2 क्या आएगा, हमेशा Q1। अगर इस फॉर्मूले को आप हमेशा यूज कर रहे हो, इसको सॉल्व करने पर ही मैंने ये फॉर्मूला निकाला है, तुम इसे डायरेक्ट एज ए रिजल्ट की तरह भी यूज कर सकते हो। तो x इक्वल टू देखो R 70 सेंटीमीटर है और ये 1 प्लस Q2 कितना है बोलो, Q2 कितना है, Q2 कितना है 16, 16 इन अपॉन 9 ही, तो 16 का 4 आ जाएगा और 9 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 70 इंटू 3 ऊपर आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 30 सेंटीमीटर कहाँ है बताओ, ये 30 सेंटीमीटर कहाँ है, फ्रॉम
फ्रॉम 9E से, 9E से 30 सेंटीमीटर पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। देखो 9E जो हमको देख दिया, हमको क्या देखा 30 सेंटीमीटर, ये पहला वाला ऑप्शन। अब देखो हम, अब कैपिटल से कितना होगा, फ्रॉम, इसको भी चेक कर लेते हैं, फ्रॉम लार्जर, फ्रॉम लार्जर चार्ज, लार्जर चार्ज से बताओ डिस्टेंस कितनी है, फ्रॉम लार्जर चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, r माइनस एक्स, तो r कितना है 70 माइनस 30, दैट मीन्स 40, ये 40 कहाँ से है, फ्रॉम लार्जर चार्ज मीन्स 16। तो देखो आप देख लो, ऑप्शन मैच कर लो कौन सा ऑप्शन है, 30 चार्ज पहला भी सही है और 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 16 से बिल्कुल सही। तो जो इसका यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो ये इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इस केस में बोथ ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट है, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कॉन्सेप्ट का सी टाइप कर देंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कॉन्सेप्ट का सी टाइप कर दो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल प्रोपोर्शनल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस पर कितना होता है, के, ठीक हो गया, के क्यू, हमारे पास कितना आता है बताओ, ये रिलेशन याद है, और ये आता है के, ये आता है हमारे पास 2p, के 2p अपॉन आर क्यूब आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना आता है, ये आता है, ठीक है। और पोटेंशियल कितना आता है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस में कितना आता है, के, यहाँ पर हमारे पास आता है के पी बाई आर स्क्वायर आता है, ठीक है। तो हमको तो डिस्टेंस के साथ करना है, हमें तो क्या करना है, डिस्टेंस के साथ रिलेशन देखना है और पोटेंशियल को पहले बताना है। पोटेंशियल में हमेशा, पोटेंशियल में हमेशा आर स्क्वायर आएगा, पोटेंशियल में आर स्क्वायर आएगा, ड्यू टू डाइपोल की बात कर रहा हूँ, डाइपोल की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल में आएगा आर स्क्वायर। पोटेंशियल कैसे आएगा बताओ, इसको ऊपर ले जाओगे तो आर की पावर -2 और इलेक्ट्रिक फील्ड आर की पावर -3, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में प्रेजेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पोटेंशियल ठीक है, -2 और -3, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक हो गया। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, स्टेप नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी नंबर ये हमको फाइंड आउट करना है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो हमको पहले यू वी निकालना पड़ेगा, वी के लिए हम क्या करेंगे, न्यूटन की इक्वेशन यूज करेंगे, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक हो गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये तो जीरो है, रेस्ट से शुरू कर रहा है ए टी, ठीक है। तो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए टी आ जाएगा। अब देखो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, हम क्या जानते हैं, एफ इक्वल टू एम ए जानते हैं, एफ इक्वल टू एम ए, यहाँ से ए कितना आ जाएगा, एफ बाई एम, फोर से कितना लगता है बताओ, फोर एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, क्यू ई बाई एम। यहाँ से आपने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, ठीक है। एक्सेलरेशन निकाल लिया तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, क्यू ई, क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम इंटू टी, ये वेलोसिटी निकल गई। अब वेलोसिटी निकल गई तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, बोलो कमेंट करो जल्दी से, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। डन, डन, आया समझ में। तो देखो एक एम से एम कैंसिल कर दो, तो काइनेटिक, ये न्यूमेरिकल भी आते हैं यहाँ से, इसलिए ध्यान रखेंगे, हाफ 1/2 m और ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, देखो मैंने पूरा डिटेल से तुमको समझा दिया है, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप अपने उससे भी करके देखेंगे तो तभी मजा आएगा। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, वेरी गुड। इसी तरीके से फटाफट आंसर करते रहो। क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में प्रेजेंट है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है, तो आप सबकी वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द चार्ज। देखो चार्ज क्वांटाइज्ड भी होता है, कंजर्व भी रहता है, एडिटिव नेचर भी होता है,
नॉन ट्रांसफरेबल नहीं होता है, चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फोर्थ इसका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ नॉन ट्रांसफरेबल लिखा है, तो यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉट पूछा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कुछ इस तरीके की कहानी है। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम डेवलप करते हैं। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डेवलप कर दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई। और एक चार्ज पार्टिकल इसके कैसे मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल इसके ऐसे एंटर कर रहा है। तो ये जब चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा तो ये इस तरीके से मूव हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसका जो पाथ हो जाएगा क्या होगा बताओ, पैराबोलिक आता है। क्या आता है, हमसे पूछ रहा है द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज कैसा होगा, पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन आती है, जब हम इसको सोल्व करते हैं ना, तो जो पाथ आता है कैसा आता है, पैराबोला इक्वेशन आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हॉलो, हॉलो कहते ही तुम लोगों ने खुश हो जाना है। हॉलो का मतलब सारा का सारा चार्ज कहाँ पर होगा, सरफेस पर होगा। और हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस, देखो रेडियस हमको कितनी दे रखी है, रेडियस हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इज चार्ज सच दैट इज पोटेंशियल ऑन सरफेस, इसका पोटेंशियल कितना होगा, 80 वोल्ट हो गया। ठीक है, द पोटेंशियल एट द सेंटर। अब देखो अभी यही क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछा गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो जो सेंटर पर होता है हमेशा जीरो होता है, पर हमेशा याद रखना जो पोटेंशियल होता है वो सेंटर पर जीरो नहीं होता है। तो पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। पोटेंशियल क्या रहता है, सब जगह सेम रहता है। एंड इज इक्वल टू द वैल्यू एट सरफेस। हमेशा याद रखना, क्योंकि हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस को पढ़ रहे होते हैं, पोटेंशियल कहीं पे जीरो नहीं होता है। तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा तो सेंटर पर कितना होगा, जितना सेंटर में होगा, जितना सरफेस में होगा। सरफेस में कितना होता है, के क्यू बाय आर। ये हमको दे रखा है 80 वोल्ट। तो जीरो मत करके आना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा सेंटर पर हॉलो का, तब तो जीरो करके आना। और पोटेंशियल पूछे तो जीरो मत करके आना। पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल कहीं पे जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल सेंटर पर कितना होता है। हम ऐसा मानते हैं कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल लिखना जानते हैं, के क्यू बाय आर होता है, जो कि 80 दिया है। ठीक है, तो पोटेंशियल कहीं पे जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर एंड इट इज इक्वल टू द वैल्यू एट सरफेस, जो कि हमको 80 वोल्ट दिया है। जीरो मत करके आना, क्योंकि हमसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ना कि पोटेंशियल पूछ रहा है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड। गेटिंग गेटिंग द पॉइंट। नाउ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोग इसको जीरो करके आते हैं ऑप्शन, जो कि बिल्कुल गलत होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, फील्ड नहीं पूछ रहा है। जल्दीबाजी में ऐसा काम नहीं करेंगे, ये काम जल्दीबाजी में ही होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट परपेंड इन अ यूनिफॉर्म की बात कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट वैल्यू एंगल पी टॉर्क मैग्नेट। तो जो टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है पी साइन थीटा होता है। ठीक है, जब थीटा हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा, उस समय तो साइन जीरो जीरो होता है, तो टॉर्क मिनिमम होता है। तो हमसे मिनिमम तो पूछ नहीं रहा है, हमसे तो मैक्सिमम पूछ रहा है। मैक्सिमम के लिए पी और ई के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। उस समय टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम कितना होगा, पी ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे मैक्सिमम की बात कर रहा है, और मिनिमम भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नाउ next question, when one electron is moved towards the another electron, the electric potential energy of the system। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है, द एनर्जी विच इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमको सिस्टम ऑफ चार्जेस को बनाने में जो एनर्जी लगती है, वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, दो वन इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके आओगे तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा, रिपल्सन होने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी हो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ पा रहे हो, क्लियर, डन। तो बी सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द करंट हमको दे रखा है, करंट की इक्वेशन दे रखा है और कह रहा है कि आप चार्ज निकालो, टाइम इंटरवल भी दे रखा है। तो देखो हम क्या दो तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी जानते हैं, है ना, ये हमको सबको पता है। तो अब हमको यहाँ से चार्ज निकालना है, डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी टी हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये तो क्यू आ जाएगा। अब हमको करंट कहाँ से निकालनी है, 2 से 3, और करंट कितने दी है, 2t, टू 2t प्लस 3t² dt। ये जिसको आता है वो बहुत आसानी से करके ले जाएगा इसको। ठीक है, तो देखो अब आप क्या करो, इसे इंटीग्रेट इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, सीधे हम लिमिट भी लगा दे रहे हैं। देखो टी की पावर 1 का करोगे तो t² बाई 2 आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये t² आ जाएगा। प्लस 3 t² का करोगे तो t³ बाई 3, तो ये t³ आ जाएगा। अब लिमिट लगा दो 2 से 3, पहले अपर लिमिट लगाओ, 2 2 जा 4 2 जा 8, प्लस 3 है 2 थोड़ी है 3 है, इसको एक बार ध्यान से, गलती नहीं करेंगे ऐसे। 3 अपर लिमिट क्या है, 3 है, तो इसको भी ध्यान से सीख लेंगे एक बार। तो आंसर आंसर करो जल्दी से, कितना आ रहा है, t², 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस t3 का क्यूब 27। ठीक है, ये आ गया अपर लिमिट, माइनस के साथ लोअर लिमिट 2 2 जा 4, और प्लस प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, ये कितना आ गया, और 3 30, और 36 36 आ गया ना, कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, -12। तो 4 4 - 6 - ये आ गया 4, और 3 - 1 2 24 24 कूलम क्या आ गया, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 24 तुम लोग आंसर करो, कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो जो कि 20 और किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसी क्वेश्चन आता है कि अगर तुमको, और एक क्वेश्चन और आता है कि तुमको चार्ज दिया रहेगा, करंट निकालो, उस समय तो आप सीधे क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन पूछता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। पॉपुलर क्वेश्चन है कि इफ अ वायर इज स्ट्रेस्ड सो दैट इट्स लेंथ इज 20% मोर देन इट्स इनिशियल, कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज निकालना है रेजिस्टेंस। पॉपुलर क्वेश्चन है ये, क्या है, पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो हम ये मान लेते हैं कि जो सपोज इनिशियल लेंथ हो वो एल है। तो जब आपने इसको क्या करा, 20% स्ट्रेच करा, तो अब कितनी होगी बताओ, 20/100 एल हो गई स्ट्रेच करने पर। तो ये 120 एल बाई 100 हो जाएगा, दैट मीन्स 1.2 एल हो जाएगा। क्लियर, ये तो एल फाइनल आ गई। ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 1। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 आपने ऐसा करना है। अब देखो स्टेप नंबर 2 क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो फिजिक्स बहुत आसान है। अब देखो हम क्या जानते हैं, वी नो, हम ये जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर के वेरी करता है। अब देखो हमेशा हम फाइनल को पहले लिखेंगे, आर एफ ओवर आर आई। तो क्या आएगा बताओ, आर एफ क्या होगा, एल एफ का स्क्वायर हो जाएगा। एल एफ कितना हो जाएगा, 1.2 एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आर आई कितना हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, ये एल का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, स्टेप 2 क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से आर एफ ओवर आर आई कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 12 का स्क्वायर 144, तो 1.44 आ जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2। अब देखो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो पूरा 1 नंबर मिलेगा एग्जाम में। तो अब स्टेप नंबर 3 ध्यान से सुनो। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है हमने, आर एफ अपॉन आर आई, इसमें से हमने 1 सब्ट्रैक्ट करना है दोनों ओर, और दोनों ओर 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 1.44 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 0.44 इंटू 100। तो इसका मीन्स कितना आ जाएगा, ये 44, 44 और 1% है, हमेशा परसेंट। और ये लेफ्ट साइड में क्या है बताओ, ये लेफ्ट साइड में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर एफ माइनस आर आई अपॉन आर आई इंटू 100 है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। इसको हम कहते हैं परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 44 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 44 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो
आप इन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कभी भी गलत नहीं करके आओगे। स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कभी भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, एज द टेम्परेचर ऑफ ए मेटेलिक, मेटल की बात कर रहा है, कंडक्टर की बात कर रहा है, तुम इंक्रीज कर रहे हो तो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। देखो जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को, जो रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ होता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आता है। किसी कंडक्टर के लिए देखो एम भी फिक्स है, एल भी फिक्स है, एन भी फिक्स है, ई भी फिक्स है, ए भी फिक्स है, तो सिर्फ टाउ। तो जो रेजिस्टेंस है वो कैसे वेरी कर रहा है, टाउ के साथ ऐसे वेरी कर रहा होता है। ठीक है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगा, पहली बात। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखो रेजिस्टिविटी होती है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। रेजिस्टिविटी क्या होती है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो रेजिस्टिविटी कैसे, सब कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी भी टाउ के साथ ऐसे ही वेरी कर रही है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टाउ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारे पास बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। और हमारे पास क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, वन अपॉन रेजिस्टिविटी होती है। अगर कंडक्टिविटी, अगर रजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है, रजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है तो बताओ कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही होगी। और हमको तो इनका प्रोडक्ट चाहिए, हमको जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, रजिस्टिविटी इंटू कंडक्टिविटी का हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा, क्योंकि एक जिस मैनर में बढ़ रहा होगा उसी मैनर में दूसरा डिक्रीज हो रहा होगा टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर। तो जो प्रोडक्ट रेजिस्टिविटी और होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो रिमेन्स कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत सारे लोग इसमें थर्ड ऑप्शन भी लगा के आते हैं जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, ये फुल एक्सप्लेनेशन है, इसको समझ में आ गया हो तो बताओ। ठीक है, समझ में आ गया हो, ठीक है, सबको क्लियर हो चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया है तो यस टाइप करो। सर ये क्वेश्चन आ गया है तो यस टाइप करेंगे सब लोग, यस टाइप करेंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 29th क्वेश्चन। ये कह रहा है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कह रहा है कि जो किरचॉफ जॉनसन लॉ फॉलो, ये बिल्कुल ठीक है, कंजर्व या जॉनसन लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा किरचॉफ लूप लॉ या केवीएल भी कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बोथ ऑप्शन आर ट्रू है, कि जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, और सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन कोडिंग। कार्बन कोडिंग से हर बार एक क्वेश्चन आता है कि हमको एक इसकी कौन कौन से कलर है उसको पहचानना है। तो देखो हमको यहाँ क्या दे रखा है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 47 प्लस माइनस 47 किलो ओम दे रखा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 47 इंटू 10⁻⁴ किलो ओम को ओम में बदलो तो 3 लिख सकते हैं। और देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जो हमारे पास 47, यहाँ तुमको टॉलरेंस इनडायरेक्ट दे रखी है, 47 का जो 10% होगा वो कितना होगा बताओ, 4.7 होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा या नहीं होगा, यस और नो। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब हमको टॉलरेंस कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है, और 10% किसका होता है, वो टॉलरेंस सिल्वर की होती है। ठीक है, तो यहाँ टॉलरेंस डायरेक्ट नहीं दी है, तो तुमको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास देखो ये तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, और प्लस माइनस हम इसको 10% लिख सकते हैं। तो देखो बीबी रॉय करके पढ़ोगे तो बीबी रॉय, बीबी रॉय पढ़ोगे ना, इसका शॉर्ट ट्रिक बीबी रॉय। ठीक है, तो ये 0 1, ये हो गया 2 3 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4, 4 का मतलब है येलो, ये हमारे पास हो जाएगा येलो। ठीक हो गया, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो हमको ये करना है 5 6 7 तक ही जाना है। तो ग्रीन के बाद क्या आएगा बताओ, वॉयलेट आएगा। ग्रीन के बाद क्या आ जाएगा,
वॉयलेट आ जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा। अब तीसरा हम बैंड क्या होता है, डेसिमल मल्टीप्लायर होता है। 10 रेज टू द पावर 0, 10 रेज टू द पावर 1, 10 रेज टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर 3। ऑरेंज का मतलब, थ्री मतलब क्या होगा बताओ, ऑरेंज होगा। थ्री का मीन्स क्या होगा, ऑरेंज। और चौथा बैंड क्या होगा, टॉलरेंस का होगा। और सिल्वर की जो टॉलरेंस होती है वो क्या होती है, 10% होती है। तो वॉयलेट, येलो, वॉयलेट, ऑरेंज, सिल्वर, जो कि हमको ऑप्शन नंबर 2 में क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। तो 2 इसका करेक्ट आंसर। देखो ये पक्का सीख लेना, यहाँ से कलर कोडिंग से हर बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फेमस टॉपिक है, एक नंबर देगा ही देगा ही। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। नाउ 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 क्वेश्चन भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच का। देखो मैंने तुमको एक बताया था, इक्वी पोटेंशियल मेथड बताया था। इक्वी पोटेंशियल मेथड क्या होता है कि पोटेंशियल ऑन अ कनेक्टिंग वायर इज हमेशा सेम रहता है जब तक उसमें कोई एलिमेंट नहीं आता है। तो देखो उसी से समझा रहा हूँ, अगर ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट ए होगा तो ये भी ए ही होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। ये भी ए ही होगा, ठीक है। और ये भी ए ही होगा, और ये भी ए पॉइंट होगा। अगर ये पॉइंट ए होगा तो ये भी पॉइंट ए होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आ रहा है। जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा पोटेंशियल सेम होगा। ये भी ए, ठीक हो गया। तो ये भी ए, ठीक हो गया। अगर ये पॉइंट ए, तो इसके बगल वाला भी ए, इसके बगल वाला भी ए, तो ये वाला भी ए। क्लियर, देखो कितना आसान है कॉन्सेप्ट है ये। ए नहीं तो तुम पहचान ही नहीं सकते हो कौन सीरीज कौन पैरेलल। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखेंगे हो क्या रहा है, ए और ए। देखो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, शॉर्ट सर्किट हो गया है। दोनों टर्मिनल, दोनों जो टर्मिनल है एक ही टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक हो गया ये। इसका मतलब क्या हो गया, जो ये इसको तुमने एक ही साथ कनेक्ट कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट कहते हैं इसको। ठीक है, करंट फ्लो ही नहीं करेगी। तो ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा इसमें कर। और ये देखो ये भी ए और ये भी ए, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब देखो ये वाला पॉइंट ए, ये दोनों भी बेकार हो जाएंगे, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो करंट फ्लो ही नहीं होगी। तो जो हमारा आंसर होगा सिर्फ एक ही बच रहा है, देखो ए और बी के बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ। अगर तुम वैसे करोगे तो कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही है। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी कह रहा है। ए एंड डी, ए एंड डी, देखो जिन दो टर्मिनल के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, सबसे पहले उनको आप एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। मुझे ए और डी के बीच में निकालना है, तो मैं ए और डी को एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, स्टेप नंबर फर्स्ट। हमेशा यही करना है आप लोगों ने। अब यहां से देखो करंट फ्लो करा के दिखाओ। ये करंट फ्लो जाएगी, ये करंट जाएगी, यहाँ से देखो डिवाइड हो जाएगी। कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ चली जाएगी। गेटिंग, यहाँ से देखो होगा क्या, कुछ करंट यहाँ जाएगी। अब यहाँ कोई करंट जाएगी, बताओ इस सी में कोई करंट, 10 ओम में कोई करंट जाएगी या नहीं जाएगी, यस और नो, यस और नो, जल्दी से टाइप करो यस और नो। क्या 10 ओम में करंट जाएगी, यस और नो। क्या 10 ओम में करंट जाएगी, है तो नहीं जाएगी, बिल्कुल सही है, करंट नहीं जाएगी, क्योंकि ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ से करंट बिल्कुल सही है, यहाँ से करंट क्या होगी ये, और कुछ करंट यहाँ भी चली जाएगी, फिर यहाँ जंक्शन। अब देखो कुछ करंट ये, अब ये वाला क्या, इस 10 ओम में कोई करंट जाएगी, यस और नो। तो आंसर क्या होगा, नहीं जाएगी, क्योंकि ये ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, तो करंट इस तरीके से फ्लो होगी। ठीक है, तो अब यहां ध्यान से देखेंगे, अब यहां क्या ध्यान से देखेंगे, अब देखो सीरीज और पैरेलल पहचानना है हमको। तो देखो जैसे ये करंट, देखो जो करंट इसमें जाएगी वही करंट तो इसमें भी जाएगी। इसका मीन्स क्या हो गया, दैट मीन्स ये 10 और 10 क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। और जो करंट इसमें जाएगी वही ब्रांच तो इसमें भी जाएंगे। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये 10 और ये 10 भी किसमें हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो देखो इस सर्किट को आप रीड्रॉ कर लो, सर्किट को रीड्रॉ करोगे तो तभी फील आएगी। ये हो गया हमारे पास ये 10 और 10, ये 10 और 10 का कितना होता है सीरीज में, 20 हो जाता है, ये 20 हो गया। और देखो ये 10 और 10, इस 10 और 10 का भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये दोनों भी सीरीज में है, 20। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है हमने, एक ये हो गया और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा डी। क्लियर। अब देखो ये कितना है हमारे पास 10 है, और ये 20 और 20 देखो, ये 20 और 20 पैरेलल, 20 और 20 का पैरेलल कितना होगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस r2। तो 20 और 20 का पैरेलल कितना होगा 10, 20 इंटू 20 और 20 प्लस 20, ये डी। देखो कितने आसान है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो तो क्वेश्चन मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है ये। अब देखो जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें भी जाएगी, ठीक है, और वही करंट इसमें भी, वही करंट इसमें भी, ठीक है। तो 10, ये 10, 10 और 10, 10 10 10 आर इन सीरीज। तो 10 और 10 का जो सीरीज का इक्विवेलेंट होगा क्या होगा 30 हो जाएगा। तो 30 ही इसका करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको सीरीज और पैरेलल पहचानना आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो चुका है। तो इसी क्वेश्चन में क्या होगा, इसी क्वेश्चन में वो बोलेगा कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी। बी और सी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सी और बी। तो इसका आप कमेंट करके मुझे फटाफट इसका आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स को भर दो। ठीक है, सी और बी सी और बी के अक्रॉस आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैग्नेटिज्म से है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। ठीक है, एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमको इसमें एक ही चीज पता होनी चाहिए कि जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो एम वी बाई कितना होता है, क्यू बी होता है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ये होती है। ठीक है, अब हम इसको एक इसका और एक फॉर्मूला होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस एम वी को हम पी भी लिख सकते हैं, और पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टू टू एम। ठीक है, टू एम काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्यू वी एक्सेलरेटेड पोटेंशियल लिख सकते हैं, अपॉन क्यू बी लिख सकते हैं, क्यू बी को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है रेडियस का, एक और फॉर्मूला होता है। अब हमको ये क्वेश्चन में क्या करा है कि एक्सेलरेटेड सेम, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल सेम है, तो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, और बी भी कॉस्ट बी में भी यूनिफॉर्म है तो इसको भी कोई चेंज नहीं करेंगे। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू एम, टू एम क्यू अपॉन, इसको अंडर रूट के अंदर ले जा लो, क्यू स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो यहां से हमको क्या पता चल जाएगा, आर का प्रोपोर्शनलिटी पता चल जाएगा, टू एम, टू एम अपॉन अंडर रूट ये क्यू आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अगर ये वाला स्टेप क्लियर हुआ तो क्लियर का सी टाइप कर दो, ये स्टेप अगर क्लियर हुआ तो क्लियर का सी टाइप कर दो। ठीक है, तो देखो अब हमको कौन कौन से तीन पार्टिकल दिए हैं, एक प्रोटॉन दे रखा है, एक न्यूट्रॉन दे रखा है, और एक अल्फा पार्टिकल दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या दिया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन क्या होता है 1h1, है ना, प्रोटॉन क्या होता है 1h1, न्यूट्रॉन क्या होता है 1h2, और हीलियम क्या, अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो देखो अब हमको क्या चाहिए बताओ, मास, मास और चार्ज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मास और यहाँ हो जाएगा चार्ज। तो देखो जो जो प्रोटॉन का चार्ज होगा उसे हम क्यूपी लिखते हैं, सॉरी मास है तो पहले मास, मास वाले को ही पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ मास, हम प्रोटॉन के मास को मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज को हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद आती है किसके बारे में बात हो रही है, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का मास देखो कितना होगा, मास कितना होगा ड्यूट्रॉन का मास, मास कितना होगा, टू टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, होगा कि नहीं होगा, और चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑफ कितना होगा प्रोटॉन के इक्वल ही होगा। अब अल्फा पार्टिकल का देखो मास कितना होगा, फोर टाइम्स ऑफ, फोर टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना होगा, टू टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये टेबल आप इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप फटाफट से ये टेबल बना लो। ठीक है, ये टेबल को आप फटाफट प्रिपेयर कर लो तो कभी गलत नहीं होगा। तो आर रेट मुझे प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए लिखने को कह रहा है।
देखो √2 से √2 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जब तुम सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा √2 मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन रेशियो। ड्यूट्रॉन के लिए लिखो 2 मास ऑफ प्रोटॉन की जगह क्या लिखोगे, ड्यूट्रॉन के लिए 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और इसके लिए चार्ज क्या लिखोगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। अल्फा पार्टिकल के लिए क्या लिखोगे 2 मास कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये सब कैंसिल हो गया। ये देखो 2 अंडर रूट से भी सब कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 2 जा 4, 4 का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से 8, 8 को तुम 2√2/2 लिखोगे तो √2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक चीज ये देखो गलत हो रही है, आप इस प्रोपोर्शनलिटी वाले को, इस 2 को भी गायब कर दो, ये रेशियो लोगे ना सब जगह कैंसिल हो जाएगा। रेशियो जब लोगे ना, ये √2 को भी हम पहले ही हटा देते हैं, इस √2 को, इसको पहले से हटा दो, ठीक है। ये सब जगह से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब में कॉमन ही आ रहा है। तो ये आंसर देखो, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1। अब ये कितना आ जाएगा बोलो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो, सॉल्व करके बताओ, कमेंट कर जल्दी से आंसर लिखो। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1, और ये √2, ये कितना आएगा 1 रेशियो √2, और कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, ये हमारे पास क्या है, चार्ज है, चार्ज है, ये कितना आ जाएगा 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास। मास ऑफ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 4, और यहाँ कितना आ जाएगा, चार्ज कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा, देखो अगर हम कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखो एक बार ध्यान से चेक कर लेंगे इसे, 2m, 2m, ये तो ठीक हो रहा है, 2 से 2 भी कैंसिल कर दिया, मास ये ठीक आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास मास की जगह क्या आएगा, मास की इन द प्लेस ऑफ मास, इन द प्लेस ऑफ 2m, ये भी ठीक है, ये √2 आ रहा है, यहाँ कितना आएगा मास 4m, 4m, और ये चार्ज कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक तो है। फिर ये भी कितना आएगा बताओ, √2 आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा सही है। 1 1 √2, ये ऑप्शन कितना आ रहा है, 1 √2 आ रहा है ना, 1 √2 ठीक है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हमारे पास देखो, ये पहला ही ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की अप्रोच आपके पास ये होनी चाहिए, ठीक है। अप्रोच हमेशा क्या होना चाहिए, ये जो टेबल है इसको बनाओ, तो 1 रेशियो √2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में हर बार आता है, ठीक है, एग्जाम में हर बार आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 √2 रेशियो √2 इज द करेक्ट आंसर। कैसे करना है वो मैंने तुमको यहाँ बता दिया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a charged particle moves through a magnetic field in a direction perpendicular to it, ठीक है। तो जब भी क्या होगा, तो इस केस में क्या रहती है, देखो जो स्पीड होती है ना, स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज। स्पीड कभी भी क्या होती है, स्पीड हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, जैसे, ठीक है, स्पीड हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। क्लियर हो चुका है। नाउ नेक्स्ट, वेलोसिटी चेंज होती रहती है, वेलोसिटी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड हमेशा एक ही सर्कुलर मोशन होता है, जैसा स्पीड चेंज होते जाएगी, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, पर वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर होने की वजह से, उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो हर बार चेंज होती रहेगी। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, अब मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स की बात कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगाता है, क्यू यू बी साइन थीटा, ठीक है। जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, या जब थीटा इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो फोर्स से तो 0 आ जाएगा,
ठीक है। तो फोर्स कब लगेगा बताओ, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा, उस समय फोर्स लगेगा। तो पहला वाला तो क्या होगा, हमेशा तो नहीं लगता है, हमेशा नहीं लगता है। देखो जब वेलोसिटी जीरो होगी तब फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है, या जब जीरो और 180 तब जीरो, हमेशा पहला वाला तो गलत हो गया, पहला वाला गलत। नेवर, नेवर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, देखो नेवर ये भी पॉसिबल नहीं है, जब थीटा इक्वल टू 90 होगा तब तो फोर्स लगता ही है। अगला देखो, एक्सर्ट अ फोर्स इफ चार्ज पार्टिकल मूविंग अक्रॉस द फील्ड, ये ठीक है, ये ठीक है। एक्सर्ट अ फोर्स इफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग मतलब थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा में कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड है। जब मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस, अक्रॉस मूव करेगा, दैट मीन जब थीटा इक्वल टू 90 होगा, वी और वी जब आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो तभी उसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्लियर हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब देखो, इन थॉमसन मास स्पेक्ट्रोग्राफ ई परपेंडिकुलर बी, देन द वेलोसिटी ऑफ अनडिफ्लेक्टेड, वेलोसिटी ऑफ अनडिफ्लेक्टेड, वेलोसिटी सिलेक्टर है, देखो वेलोसिटी सिलेक्टर होती है जब, वेलोसिटी जब क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाती है। तो जो पार्टिकल होता है ना वो स्टेट चले जाता है, कैसे चले जाता है, बिना किसी, बिना किसी क्या, बिना किसी डिफ्लेक्शन के क्या हो जाता है, पार्टिकल ऐसे चले जाता है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, वन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेटिंग, गेटिंग द पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइक्लोट्रॉन यूज टू एक्सेलरेट, साइक्लोट्रॉन से हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, वो भी कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव आयंस होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव आयंस, ठीक है, निगेटिव को नहीं करा सकते। नाउ 38 क्वेश्चंस, 38 वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ प्रोटॉन, ठीक है, व्हिच मूव्स विद अ वेलोसिटी v, इट गोस अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड जहां पर भी आ गया ना तो वेलोसिटी सिलेक्टर की बात करेंगे। अनडिफ्लेक्टेड में क्या होना चाहिए, देखो ई और बी एंड वी और तीन के तीन आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और v इक्वल टू e बाई v होना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी सिलेक्टर व्हेन e परपेंडिकुलर टू v परपेंडिकुलर टू b, देन पार्टिकल पासेस अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों v, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, और v जब e बाई b के इक्वल होगा तो पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है ना। 39, टू पैरेलल बीम्स ऑफ पॉजिट्रॉन की बात कर रहा है, पॉजिट्रॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसमें जो करंट है हमारे पास ऐसे फ्लो हो रही है, तो जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्शन का होता है, फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्शन का। और फोर्स पर यूनिट लेंथ हम कैसे देते हैं, म्यू जीरो, ठीक है, म्यू जीरो I1 I2 अपॉन, अपॉन 2 पाई r, ठीक है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर होता है। तो देखो ये है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि व्हेन करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ, देन द डायरेक्शन ऑफ, देन द नेचर ऑफ फोर्स, देन द नेचर ऑफ फोर्स, ठीक हो गया। देन द नेचर ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, या या पॉजिट्रॉन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, देन क्या होगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो अट्रैक्ट, करंट भी सेम ही डायरेक्शन में फ्लो होगी तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, गेटिंग, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि व्हेन फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, द नेचर ऑफ फोर्स, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है तो क्या होता है, जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो।
ठीक है। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे, व्हेन करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन देन द नेचर ऑफ फोर्स इज। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, द कॉज ऑफ डायमैग्नेटिज्म इज। द कॉज ऑफ डायमैग्नेटिज्म इज। ठीक है, कॉज ऑफ डायमैग्नेटिज्म क्या होता है? डायमैग्नेटिज्म का जो कॉज होगा वो क्या होता है? ऑर्बिटल, वो क्या होता है? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है?